हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर मैं एक हफ्ते पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होता है, प्रेशर की यूनिट कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी, उसका कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। वो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। एक्चुअल में आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोल बेसिकली है क्या, तो मोल एक यूनिट है जो मेजर करती है किसी भी क्वांटिटी को, किसमें, केमिस्ट्री में, जिसके बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। मोल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। उसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नीट में, मेंस में और 11th में, तीनों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर मैं मोल की बात करूं तो मोल को 3 में डिवाइड किया है। पहला आपका आता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं मात्रा, ठीक है। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वेट, जिसको हम लोग कहते हैं भार या द्रव्यमान। इसके बाद आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं आयतन, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दीजिएगा उसको कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की, आप लोग को ये पता होगा कि जो 1 डजन बनाना होता है, अगर मैं 1 दर्जन केले की बात कर रही हूँ तो उसमें कितना आता है, 12 क्वांटिटी ऑफ बनाना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ 2 डजन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 24 क्वांटिटी। इतना सबको क्लियर है। उसी तरीके से जो यहाँ पर 1 मोल होता है, वो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से 1 डजन 12 क्वांटिटी के इक्वल है, मतलब 1 डजन ऑफ बनाना, 1 डजन केला जिस तरीके से 12 क्वांटिटी ऑफ बनाना के इक्वल है, उसी तरीके से 2 दर्जन जो केला होगा वो 24 क्वांटिटी के इक्वल होगा। उसी अकॉर्डिंग जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी के इक्वल होता है। ये वो नंबर है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है Na से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि मोल को किससे डिनोट करते हैं, तो मोल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे, वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q बाय Na। n क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। Q क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। और Na क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आपका एवोगैड्रो नंबर है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतना रिक्वायर्ड फॉर्मूला था किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। आप सबने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ, आपके पास है 12.044 इंटू 10⁻20 कैल्शियम एटम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है।
अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ बोली है क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्वांटिटी के टर्म में कैसे इंडिकेट करेगा वो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्यू बाय एन ए, यही तो होगा। अब Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्लियर है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। अब यहाँ 10 टू द पावर -3 है तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ 2 मिलीमोल्स। इतना क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके किस पे, क्वांटिटी पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो मैंने सेकंड टर्म बताई थी इन टर्म्स ऑफ वेट, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं इन टर्म्स ऑफ वेट की, तो यहां पर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास। कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि ये एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। इसमें काफ़ी लोग कई दिन तक कंफ्यूज रहते हैं यार ये एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। जब एटम वाला टर्म होगा ना तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल वाला टर्म होगा तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ये तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है। देखिए इधर मान लीजिए आपके पास एक सिंगल एटम है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे कि क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया O। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं O2 तो ये क्या होगा, एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा, इट विल बिकम मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं, चाहे वो सेम एटम हो चाहे वो डिफरेंट एटम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो दिस विल बिकम मॉलिक्यूल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं O3 की तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं CO2 की तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं H2SO4 की तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। ये तो बाद में कंपाउंड फॉर्म करेगा, बट इनिशियल आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, अगर मैं यहाँ पे आयरन बात करूँ तो आयरन भी सिंगल है ना, तो वो भी किसमें आएगा, एटम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्शियम की तो कैल्शियम भी क्या है आपका, सिंगल है, तो वो भी किसमें आएगा, एटम में। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में एटम का वेट गिवन है तो उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। और अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, जो आपको जो वेट गिवन है वो मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन गिवन है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
present in a sample. आपसे कह रहा है find out number of moles of सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ट्राई करिए। कर लिया आप सबने? आंसर आया किसी का? चलो देखते कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अगर आपको जो गिवन मास है वो दे रखा है 49 ग्राम, इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ पे जो टर्म हमें गिवन है वो किसके फॉर्म में गिवन है? वेट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि H2SO4 क्या है आपका? मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमें मास कितना गिवन है? 49। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा, जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9-10 से। फिर भी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपको गिवन है H2SO4। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 × 2। सल्फर का 32, एक ही सल्फर है तो इंटू 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 × 4, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। क्लियर है? तो ये आपका क्या निकल कर आया? दिस इज मॉलिक्यूलर मास। इसको यहाँ पुट कर दो, तो 49/98, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। इतना क्लियर है? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 22 ग्राम ऑफ CO2 is present in the sample। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट, पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तीसरा कह रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको कैसे करेंगे? पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ, और कमेंट करना जिसका आंसर। देखो, ये लाइव लेक्चर नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन तब भी मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर लेते हो तो वहाँ पर पॉज कर दिया करो, कमेंट किया करो, फिर बोला करो कि हमें आ गया, ठीक है। क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाती है। एक बार खुद से ट्राई करो, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर चीज़ें देखो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इनिशियल स्टेज पे देख लोगे कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये आपका काम है कि आपको कैसे करना है। खैर अभी बता रही हूँ, देख लो। आपसे यहाँ पे कहा गया कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट है सैंपल में, आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको? मास गिवन है। तो अगर मास गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? गिवन मास अपॉन CO2 इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन में मुझे मास कितना गिवन है? 22 ग्राम, तो ये कितना हो गया? 22। अब हमें निकालना है CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अगर मैं CO2 की बात करूं
तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 प्लस 32, इट विल बिकम 44 ग्राम। इज दैट क्लियर? तो ये जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की वो यहाँ पर उठा के पुट कर दो, ये तो होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। ये आपके मोल्स निकल कर आ गए। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इतना क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं। CO2 क्या 2-4 मॉलिक्यूल है? CO2 कंबाइन होके एक ही मॉलिक्यूल बता रहा है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, तो आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? एक, CO2 एक ही मॉलिक्यूल है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 0.5, और उसके बाद क्या करना है आपको Na से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इस पे क्वेश्चन स्पेशली नीट एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान देना। और बच्चे हमेशा गलती करते हैं, जब भी आपसे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। पहले आपको उसके मोल्स निकालने हैं, फिर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है Na से। क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, बट यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम किसके, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, ठीक है, तो 2 into नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ रहे थे 0.5 into Na। समझ में आया? नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इसमें CO2 में पूछ रहा है वो, तो इस चीज का आप लोग ध्यान देना, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये गलती मत करना पेपर में, ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया। क्लियर है? ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गए। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये किस तरीके से आया उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, यू डायरेक्टली नो द फॉर्मूला एंड यू फाइंड द सोल्यूशन। इवन जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। 1 मोल को समझाने का इसलिए मतलब था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 ही क्यों है। क्यों? जिस तरीके से हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होता है, 1 डजन ऑफ बनाना में 12 क्वांटिटी ऑफ बनानाज होता है, उसी तरीके से 1 मोल 6.022 into 10⁻23 के इक्वल होता है। ये क्वांटिटी स्पेसिफाई की गई है बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। बाकी अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। हो गया? अब इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अगर मैं यहाँ पे बात करी हूँ टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए कैसे। पहली चीज तो ये है, दिस फॉर्मूला इज ओनली
applicable for gas phase or vapor phase substance. ठीक है, दूसरा है दिस फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड experimentally at STP condition. पहली चीज ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस फेज और वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये फॉर्मूला जो डिराइव होता है एक्सपेरिमेंटली, वो सिर्फ और सिर्फ एसटीपी कंडीशन पर होता है. कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है. एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर. ये तो फुल फॉर्म थी. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है तो वो देखो. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एसटीपी की, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, and the next one is NTP, that is normal temperature and pressure. इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये एसटीपी एनटीपी क्या होता है. एसटीपी एंड एनटीपी आर सेम थिंग, सिर्फ टेम्परेचर को छोड़. अगर मैं एसटीपी की बात कर रही हूँ तो एसटीपी पे जो आपका टेम्परेचर होगा दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होगा दैट विल बी 180. अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 0.987, जो हम लोग मान के चलते हैं 180 में. ठीक है, एनटीपी की बात करूँ तो एनटीपी पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर विल रिमेन सेम, दैट इज 180. व्हाट डज इट मीन? लिसन वेरी केयरफुली. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एनटीपी की, तो एनटीपी तुम्हारा क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है. नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है बेसिकली रूम टेम्परेचर. ठीक है, अमेरिकन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हम लोग जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं उसकी वैल्यू जनरली रखी जाती है 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, बट कन्वेंशनली अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट ऑन द नेट ऑल्सो. आप नेट पे भी देख सकते हैं, यही सेम चीज़ मिलेगी आपको. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसको कैल्विन में लिख देंगे. अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मैं इसको कैल्विन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? तो जो डिग्री सेल्सियस है उसमें क्या हम लोग 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 273 कैल्विन. अगर इसकी बात करूँ तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 273, that will become 293 Kelvin. क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है. तो देखो, क्वेश्चन होगा आपके पास, इफ 11.2 ml of methane gas is present in the sample, find out number of moles of methane gas. This is the question. क्वेश्चन से क्या क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 11.2 ml ऑफ मीथेन गैस. मतलब आपको एक गैस गिवन है जिसका वॉल्यूम कितना है? 11.2, और आपसे पूछ क्या रहा है? वो नंबर ऑफ मोल्स. अब क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है कि 11.2 वॉल्यूम में दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वॉल्यूम में लीटर अपॉन 22.4 लीटर. तो N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर. यहाँ पर जो यूनिट है ना उसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि बच्चे इंटर कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं. ऑप्शन ध्यान से देखते नहीं है कि मिलीलीटर में पूछा है कि लीटर में पूछा है, वो टिक कर देते हैं. उन्हें लगता है कि वो पेपर सही कर कर आए हैं, जब बाद में पता चलता है कि
यूनिट का ध्यान नहीं दिया तो आधा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ये गलती आप सब मत करना। वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, यहाँ किसमें 5 लीटर में, तो क्या करोगे 11.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ये तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मिली मोल। इज दैट क्लियर? देखिए इसे, हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले बताए, एक था n = Q/Na, ठीक है, दूसरा था गिवन मास अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, तीसरा मैंने बताया वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि ये तीनों फॉर्मूला कब और कहाँ अप्लाई करना है, बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ये दोनों फॉर्मूले हैं रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल्स, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, पर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है? गैस के लिए। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस गैस में गिवन है, ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, समझ में आया? बाकी ये फॉर्मूला गैसेस पे भी एप्लीकेबल है, बट ये किस में जनरली यूज होगा? गैसेस के लिए। ये तीनों ही फॉर्मूला गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये भी और ये भी। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी जो जनरली आपको पता होनी चाहिए। अब जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्यूरेशन का लेक्चर्स नहीं बताना है, मुझे रिगार्डिंग देख के चलना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपको न्यूमेरिकल से कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो अभी तो मैंने बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी और जहाँ पे थ्योरी होगा थ्योरी मैं समझा दूँगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है मैं विदिन अ 2 मिनट मैं उस चीज़ को बहुत ही स्लोली रिवाइज करती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा, आपने जितना भी पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोल्स क्या होते हैं, ठीक है, मोल्स कितने तरीके के होते हैं, मोल को भी 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड द थर्ड वन इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में क्या आता है Q/Na, और अगर मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ वेट तो उसको हम लोग कहते हैं गिवन मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास आएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर? द थर्ड वन इज नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब आयतन, जिसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर है? फिर हमने देखा कि उस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज जो मैंने न्यूमेरिकल बताया वो बेसिक न्यूमेरिकल था 11th क्लासेस के बेसिस पे, ठीक है। अगले पार्ट में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, उसके आगे भी इसकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने फॉर्मूले आज बताए हैं इस पे क्वेश्चन जरूर करिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। सो पढ़ते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।